हम ईएनटी में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर का। ये आता है यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू और इसलिए प्राइमरीली ये प्रेजेंट रहता है किसमें? फेरिंक्स में, और उसके स्पेसिफिक एक पार्ट में, दैट इज़ नेसोफेरिंक्स में। तो यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू ये आता है। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसमें रिट्रैक्ट हो जाती है, मिडिल ईयर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है क्योंकि फ्लूइड आ गया है इसलिए, और यूस्टेशियन ट्यूब में क्या हो जाता है? ईडिमा हो जाता है, इसलिए ब्लॉक हो जाता है वो। और ये स्टेज होता है फर्स्ट स्टेज इसका, दैट इज़ ट्यूबल स्टेज। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को कॉज करता है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वैसे भी बहुत सारे इन्फेक्शंस का कॉज होता है, तो ये इसका भी कॉज होता है। जब इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर कैविटी में ना, तो रेडनेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हाइपरीमिया भी हो जाता है। होल म्यूकोसल लाइनिंग जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वो इन्फ्लेम हो जाती है, और इसको बोलते हैं हम सेकेंड स्टेज, दैट इज़ हाइपरीमिया का स्टेज, जिसमें रेडनेस हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के म्यूकोसल लाइनिंग में। फिर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन और हाइपरीमिया जब हो जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, तो कार्टविल अपीयरेंस दिखने लगता है उसका, यानी कि बहुत रेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखने लगती है, कार्टविल जैसा उसका पैटर्न दिखने लगता है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स जो है उस तरीके के दिखने लगते हैं, स्पोक्स की तरह। और ये चीज़ जो होता है ना, कार्टविल अपीयरेंस, वो डायग्नोस्टिक होता है ASOM का, यानी कि एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का, यानी कि वो हाइपरीमिया स्टेज में आ गया है, तब हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। देन एक स्टेज होता है थर्ड स्टेज, दैट इज़ प्री सुपरेटिव स्टेज। इसमें क्या होता है? हाइपरीमिया के कारण जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, तो फिर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है मिडिल ईयर में, और फिर सुपरेशन ऑकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं प्री सुपरेटिव स्टेज, प्री सुपरेशन स्टेज, व्हाटएवर। फिर एक स्टेज आता है स्टेज ऑफ सुपरेशन। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पस फॉर्म हो रहा है और यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, फिर पस ड्रेन नहीं होता है, इसीलिए, है ना, पस तो ज़्यादा ही फॉर्म हो रहा है और यूस्टेशियन ट्यूब भी ब्लॉक हो गया, उसका ड्रेनेज भी ब्लॉक हो गया, वो ड्रेन ही नहीं हो रहा है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि पस ज़्यादा फॉर्म हो रहा है मिडिल ईयर में, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अल्टीमेटली रप्चर हो जाती है और पस बाहर आ जाता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ सेपरेशन, क्योंकि पस का ड्रेनेज हो रहा है तो डिस्चार्ज होगा ईयर से। अब जब पस बाहर आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। उससे पहले वो क्या कहलाता है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, क्योंकि उस समय पस तो आ नहीं रहा होता है ईयर से, तो हम उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। देन जो बहुत सारा पस रहता है मिडिल ईयर में, जो बहुत ज़्यादा पस फॉर्म हो गया रहता है, वो ट्राई करता है कि वो बाहर आ जाए, फोर्सफुली होता है, आता है बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पस रहता है, और वो स्मॉल परफोरेशन के थ्रू आता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा परफोरेट नहीं हुई रहती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सिर्फ छोटा सा परफोरेशन फॉर्म हुआ रहता है। तो अगर वो उतने छोटे से परफोरेशन से एकदम फोर्सफुली पस आता है, तो ऐसा लगता है कि वो पस जो है पल्सेटिंग आउट हो रहा हो थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम इस साइन को क्या बोलते हैं? पल्सेटाइल ओटोरिया, या फिर लाइट हाउस साइन, लाइट हाउस साइन भी बोलते हैं, या फिर पल्सेटाइल ओटोरिया। ओटोरिया मतलब ईयर डिस्चार्ज होता है ना, तो पल्स के फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन है, क्या है कि पेशेंट को सीवियर पेन है 2 से 3 दिन से, थ्रोट में, गले में है, और अब उसे ईयर में भी पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को सस्पेक्ट करेंगे। फिर एंटीबायोटिक्स देंगे हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अगेंस्ट। डिकंजेस्टेंस भी देंगे। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? क्योंकि रूट जो है उसका यूस्टेशियन ट्यूब है, और यूस्टेशियन ट्यूब से हमें ईडिमा और ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है, इसलिए हमें डिकंजेस्टेंस भी देने होंगे। तो अगर उसका थ्रोट से ईयर में पेन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ही सस्पेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू आता है ना वो, इसलिए। अब एक और क्वेश्चन क्या है? 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसको सीवियर पेन हो रहा है ईयर में, और राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग है उसकी, रेड कलर की भी हो गई है, और इन्फ्लेमेशन भी है उसमें। तो बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि पस प्रेजेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और जहाँ भी पस होता है तो हमें उसे रिमूव करना होता है, इसलिए हम इंसिजन देंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में।
इंसिशन देंगे यानी कि क्या करेंगे, हम माइरेंजियोटॉमी करेंगे, ओपनिंग बनाएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ओपनिंग बना रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, इसलिए क्या हुआ ये माइरिन फॉर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ओटोमी मीन्स मेकिंग द ओपनिंग। तो हम पोस्टीरियर पार्ट में ओपनिंग बनाएंगे। पोस्टीरियर पार्ट में क्यों ओपनिंग बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा एसेसिबल पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा लेटरल साइड में होता है, इसलिए ज़्यादा एसेसिबल होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट तो ज़्यादा मीडियली होता है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे टिल्टेड होती है। तो हम पोस्टीरियर पार्ट में इंसिजन देंगे एंड इंफीरियर पार्ट में देंगे। इंफीरियर पार्ट में क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर पार्ट में, जैसे कि इंकैडोस्टेपिडियल जॉइंट, इनकस और स्टेपिस के बीच का जॉइंट, और ओवल विंडो जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम सुपीरियर पार्ट में इंसिजन नहीं देते, इंफीरियर पार्ट में देते हैं। यानी कि हम पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट में इंसिजन देंगे इसका माइरेंजियोटॉमी का। और इसलिए माइरेंजियोटॉमी का जो इंसिजन है ना, वो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में हम कभी नहीं देते हैं, क्योंकि सुपीरियर पार्ट में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इंसिजन को देंगे कैसे, किस तरीके से देंगे। फाइबर्स जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, वो रेडियली रन करते हैं ऐसे सेंटर से पेरिफेरी में। तो अगर हम रेडियली इंसिजन देते हैं तो वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फाइबर्स वापस से उसको क्लोज कर देंगे ना, वो वापस से स्टिक हो जाएंगे। इसलिए हम इंसिजन कैसे देते हैं, अगेंस्ट फाइबर्स देते हैं। तो ये जे शेप का इंसिजन होता है या फिर कर्वीलिनियर इंसिजन इसको हम बोलते हैं, जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है। इस तरीके का इंसिजन हम देते हैं परपेंडिकुलर टू दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फाइबर्स हम देते हैं इंसिजन को। तो पस बाहर आ जाएगा इससे इंसिजन से, और पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाएगा, और फिर एजेस एक्सप्रॉक्सीमेट हो जाएगी और इंसिजन अपने आप क्लोज हो जाएगा कुछ टाइम में। लास्ट स्टेज जो होता है एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का, वो क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है ना, वही लास्ट स्टेज होता है, स्टेज ऑफ सेपरेशन। अब इंसिजन क्यों देते हैं हम, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाती है, और परफोरेशन क्या होता है, इरेगुलर होता है, और बिग परफोरेशन भी हो सकता है। अपने आप वो हील ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है ना कि वो हील होगा ही। लेकिन जब इंसिजन हम देते हैं तो सिर्फ एजेस कट करते हैं हम, और वो ब्यूटीफुली रिपेयर हो जाता है। इरेगुलर तरीके से रिपेयर नहीं होता है, बल्कि अच्छे से रिपेयर हो जाता है, वो ठीक दिखता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और परफेक्टली वो रिपेयर हो जाता है। हम श्योर रहते हैं कि वो रिपेयर हो जाएगा। जबकि उस केस में अगर अपने आप हील होने का हम वेट करें तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो हील ना भी हो। उसके अलावा जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट करती है ना, तो फाइब्रस लेयर मिसिंग होता है हीलिंग में, सिर्फ 2 लेयर से हील करता है वो, म्यूकोसल और एपिथेलियल लेयर से। इसलिए अगर 2 लेयर से बस हील करता है तो थिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है फिर हीलिंग के बाद, इसलिए वो नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और ये भी एक रीज़न है कि हम खुद से इंसिजन देते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को खुद से हील होने का वेट नहीं करते। अब एक और क्वेश्चन क्या है, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थोड़ी सी बल्ज है और कंजेस्टेड है, रेड है, सिवियर पेन हो रहा है उसको, साथ में ईयर में। तो क्या करेंगे हम, चाइल्ड का यूस्टेशन ट्यूब बहुत छोटा होता है ना, तो इन्फेक्शन ईजिली ईयर में पहुंच सकता है। तो अब उसे एंटीबायोटिक्स देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। पर अगर एक्सट्रीमली बल्ज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो वो श्योर है कि रप्चर होने वाली है, इसलिए हम इंसिजन देंगे। तो अगर इम्पेंडिंग रप्चर होता है तो ही हम माइरेंजियोटॉमी के लिए जाते हैं। अदरवाइज जो मैनेजमेंट होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का, वो मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि एंटीबायोटिक्स होता है। मतलब कि अगर ज़्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर होने के चांसेस नहीं है तुरंत ही, तो हम माइरेंजियोटॉमी नहीं करते बल्कि एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। और अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑलरेडी रप्चर्ड है तो फिर हम वेट करते हैं 3 महीने के लिए उसको हील डाउन होने के लिए, ठीक है। और अगर फिर भी हील नहीं होता है तो फिर हम माइरेंजियोप्लास्टी करते हैं, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिपेयर करते हैं, प्लास्टिक रिपेयर, ठीक है। सो ये हो गया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब देखते हैं एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया, ये क्या होता है। ये ना सबसे ज़्यादा विरुलेंट ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, दैट इज़ बीटा हीमोलिटिक स्टेफिलोकोकस से कॉज होता है, और इसमें मार्जिनल परफोरेशन होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया में, यानी कि वन ऑफ द मार्जिन्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इरोड हो जाती है। सारे लेयर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें, इंक्लूडिंग एन्युलस, एन्युलस भी इरोड हो जाता है।
क्योंकि मार्जिनल परफोरेशन है और एनुलस मोस्टली मार्जिन्स में होता है, तो वो भी इरोड हो जाता है। हाँ, इसकी पिक्चर को ना एक दूसरी पिक्चर से कंफ्यूज नहीं करना है। दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो बल्ज है वो अगर स्पेसिफिक एरिया में रहता है ना, तो वो बुलस मैरिंजाइटिस होता है, और इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है ANOM की पिक्चर से, क्योंकि इसमें मार्जिनल परफोरेशन होता है। ओके, तो अगर परफोरेशन एक ही क्वाड्रेंट में है तो हम उसको बोलते हैं स्मॉल परफोरेशन। अगर 2 क्वाड्रेंट्स में परफोरेशन है तो मीडियम परफोरेशन कहलाएगा। 3 क्वाड्रेंट्स में अगर परफोरेशन हो जाता है तो वो लार्ज परफोरेशन होता है, और 4 क्वाड्रेंट्स में अगर परफोरेशन होता है तो वो सब टोटल या सब टोटल परफोरेशन कहलाता है। और ये चारों ही परफोरेशन सेंट्रल परफोरेशंस होते हैं, पर इसमें तो मार्जिनल परफोरेशन है ना। सेंट्रल परफोरेशन किस में होता है? पास्ट टेंसा में होता है। पास्ट टेंसा परफोरेट हो जाती है पर एनुलस प्रेजेंट रहता है उस केस में, तो ये इंडिकेट करता है कि वो बोन में नहीं पहुंचा है परफोरेशन, इसलिए उसको सेंट्रल परफोरेशन बोलते हैं। जबकि अगर एनुलस इरोड हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि वो बोन में पहुंच गया है, यानी कि मार्जिनल परफोरेशन हुआ है। तो सारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो चली जाती है, क्योंकि वो बोन तक पहुंच गया है, परफोरेशन पूरा ही इरोड कर दिया है वो। और मार्जिनल परफोरेशन कब होता है? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया के बाद होता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जब बोन में परफोरेशन पहुंच जाए तो दैट इज एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। तो ये हमने डिस्कस किया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में एंड एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।